अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल। सबसे पहले हमने देखना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें पेस्ट को कंट्रोल करने के डिफरेंट वो बनाए गए। ये एक यूँ समझ लें ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने पेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोसीजर कैरी आउट किया हुआ है। जहाँ पर भी कभी इस तरह की पेस्ट कंट्रोल की कोई प्रॉब्लम आती है या पेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो ये वो पहली एसोसिएशन है जो कि मूव ऑन करती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आईपीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन देखेंगे, वो स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आईपीएम के प्रिंसिपल क्या है ईयू डायरेक्शंस में, फिर आईपीएम के नॉर्मल प्रिंसिपल और उसके बाद से फाइनल डिस्कशन चेक करेंगे इसके। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कहाँ से? यूरोपियन कमीशन से लेते हैं, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं आईपीएम के प्रिंसिपल और उसके जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वहाँ के जितने भी स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको। इंड्योर क्या है? यूरोपियन नेटवर्क फॉर द ड्यूरेबल एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉर्प, यानी इंड्योर का वर्ड मैं जहाँ पे भी यूज़ करूँगी इसका मतलब ये है यूरोपियन नेटवर्क फॉर द ड्यूरेबल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द क्रॉप, जिसमें प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की जाती हैं क्रॉप के लिए। अच्छा, उसके बाद है IOBC वेपर्स, ठीक है। ये क्या है? एक और एसोसिएशन है जो कि प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन, यानी आपने किस तरह की प्रोडक्शन कैरी आउट करनी है। और उसके अलावा ये प्लांट प्रोटेक्शन ताकि एक सस्टेनेबल कल्चर प्रोवाइड, हम अपना एग्रीकल्चर को सस्टेन करके रख सकें, स्टेबलाइज करके रख सकें, उसके लिए भी ये प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करती है आपके पास। इसका कंसेप्ट और डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की दी जाती हैं, लेकिन आईओबीसी के पास जो हाईलाइटेड है, एक आईओबीसी जितने भी नाम मैं बता रही हूँ, इंडिया और ये जितने भी हैं, ये काम यूँ समझ लें कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कि इन प्रोजेक्ट्स पे वर्कआउट कर रही हैं। तो आईओबीसी जो इसको जो डेफिनेशन देती है इसके लिए, विद द यूज़ ऑफ ऑल इकोनॉमिकली जो इकोलॉजिकली एंड टॉक्सिकोलॉजिकली, ठीक है, defensible method to make damaging organism below economic damage level whilst conscious exploitation of the natural control factors is emphasized। वो कहता है कि हम वो जो है ना डिफेंसिबल मेथड्स यूज़ करें जिसमें हम जो डैमेजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इकोनॉमिक डैमेज के लेवल से कम कर सके। मतलब एक वो आपको पता है एक चीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो आपको इकोनॉमी की बेस पे इकोनॉमिकली ज़्यादा नुकसान ना दे, इकोलॉजिकली ज़्यादा नुकसान ना दे, टॉक्सिकोलॉजिकली ज़्यादा नुकसान दे ना दे, उससे लो लेवल पे हम ले आते हैं। इसके लिए हम नेचुरल कंट्रोल्स को वो कहते हैं ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि हम नेचुरल कंट्रोल्स अप्लाई करें। इंड्योर जो डेफिनेशन देता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, वो कहता है कि इसे सस्टेनेबल अप्रोच है जो कि जिससे हम मैनेज करते हैं पेस्ट को, ठीक है, किस तरह बायोलॉजिकल, कल्चरल और केमिकल टूल्स, इन तीनों टूल्स को मिलाते हैं, ठीक है, और हम मिनिमाइज़ करते हैं इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और हेल्थ रिस्क को, यानी पेस्ट को हम मिनिमाइज़ करते हैं ताकि हम इन तमाम रिस्क से बच सकें, ठीक है। और वो कहता है कि कॉम्बिनेशन है तीनों का, ये बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी हैं, कल्चरल और केमिकल टूल्स भी हैं। अच्छा, आईपीएम क्या कर रहा है? कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूव कर रहा है उन प्रोसीजर्स को जिससे वो सॉल्यूशंस बना सकें, ठीक है, ये सॉल्यूशन बना सके जो लोकली आपके जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, या फिर आपके जो क्या कहते हैं अपने एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? ताकि आप रिड्यूस कर सकें पेस्टिसाइड्स का यूज़, ठीक है। वो कह रहा है कि आप पहले पेस्टिसाइड, मैंने पहले बताया था कि हम केमिकल वेज यूज़ किए जाते थे, तो पेस्टिसाइड आपको पता है कि जो पेस्ट को किल करते हैं। अब ये जो है ना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर कह रहा है कि वो अच्छे प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है ताकि इसका जो यूज़ है उसे कम किया जा सके। तो उसने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की इसके लिए? इसने सबसे पहले जो स्ट्रेटजी थी वो इनडायरेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन मेथड था, फिर मॉनिटरिंग फोरकास्टिंग सिस्टम था, डायरेक्ट कंट्रोल मेथड था। ये कुछ सिस्टम्स थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके बारे में हम ना पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट और डायरेक्ट में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। अच्छा जी, लीगल कंट्रोल मेथड यानी क्वारंटाइन, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि हम ऑप्टिमल यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का,
प्लांटिंग के बजाय, यानी इसमें एग्रोनॉमिक टेक्निक्स आ जाती है, प्लांट रेजिस्टेंट आ जाते हैं, यानी प्लांट को रेजिस्टेंट बना दिया जाता है, ठीक है, या कोई टेक्निक अप्लाई कर देते हैं इसमें। फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी हम फार्मिंग करें लेकिन किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के बगैर, यानी पहले ही हमने क्या करना है, इसमें हमने देखा था ना कि हमने कहा था कि अगर हम किसी भी लोकेलिटी पे कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमने पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए कि क्या उस जगह पे पहले कोई अटैक तो नहीं होगा। अगर वहाँ पे किसी भी चीज़ का अटैक है, बैक्टीरिया, वीड्स, या फिर आपके पास पेस्ट, फंजाई, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका वहाँ पे पहले अटैक हो चुका हुआ है, तो कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड करें। जब आप अवॉइड करेंगे तो आप किसी नई जगह पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, या उस जगह पे कम से कम हम 2 से 3 ईयर्स के बाद ग्रो कर रहे हैं, तो यानी आप नेगेटिव इम्पैक्ट को ऑलमोस्ट मिनिमाइज़ करके फिर फार्मिंग कर रहे हैं। फिर प्रोटेक्शन एंड कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज़, यानी आप क्या करें, आपको जो नेचुरल एनिमीज़ मिल गए हैं आप उनकी प्रोटेक्शन करें, उनको कंजर्व करके रखें, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल को कंजर्व करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लीगली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आईपीएम की स्ट्रेटेजी थी कि डिसीजन टू अप्लाई डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स। उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है डायरेक्ट मेजर्स को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, फिर उसकी मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग करेंगे। ये कब होते हैं, जब आप कोई एपिडेमिक कंडीशंस आ जाती हैं। एपिडेमोलॉजी होती है एपिडेमिक कंडीशंस, ठीक है, जिसमें जो इकोनॉमिक एनर्जी लेवल या थ्रेशोल्ड लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये कब होता है, मैं बार बार एक ही चीज़ की एग्जांपल देती हूँ आपको, लोकस्ट अटैक की, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे आप ज़्यादा वेल नोन है। अब ये एपिडेमिक कंडीशन है, ठीक है, तो आप इसके लिए वेट नहीं कर सकते कि आप कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट में कंट्रोल में ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि आप थ्रेशोल्ड और इंजरी लेवल को कम कर सकें। फिर आपके पास आईपीएम की स्ट्रेटेजी की वो कहते हैं सेलेक्टिव पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज़ करें। यानी आप सेलेक्टिव पेस्ट कंट्रोल मेथड क्या होता है कि आप वो वाला जो कंट्रोल मेथड है ना वो यूज़ करें जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। जैसे वो कहते हैं स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक, यानी स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक क्या है कि आप वो इंसेक्ट ले लें जो कि आपको पता है कि बेस्ट वन है, ठीक है, आपने उसको निकाल लिया है बहुत सारे इंसेक्ट्स में से। बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल कंट्रोल यूज़ करें, ठीक है, बायोलॉजिकल में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी वो नेचुरल एनिमी यूज़ हो सकता है। माइक्रोबियल में आप बैक्टीरिया वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये फिर आप एथोलॉजिकल कंट्रोल्स, ठीक है, जो एथिक्स पे भी पूरा उतरता हो, ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं आपने वो जो चीज़ है उसको पहले कंफर्म नहीं कराया हुआ, आपने उसको अप्रूवल नहीं कराई और आप उसको यूज़ करने लगे हैं। उसके अलावा कुछ और पेस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं जिसमें आपके पास केमिकल कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो पेस्टिसाइड है, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस जिसको ज़्यादा दी जाती है। तो पेस्ट कंट्रोल का जो एक और मेथड है वो आपको पता है, ये केमिकल कंट्रोल, लेकिन उसमें फिर वो कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन पेस्टिसाइड्स भी वो लें जो सेलेक्टिव है, जिनका नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। अच्छा जी, ईयू की डायरेक्टिव्स में आईपीएम के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो कहते हैं, ये आपके पास एक एक्ट दिया हुआ है कि ईयू डायरेक्टिव 2009/128 EC, इसमें वो कहता है ऑन द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड रिक्वेस्ट टू द मेंबर स्टेट, यानी वो कहता है कि एक सस्टेनेबल लेवल पर पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाए, क्योंकि केमिकल मेथड है तो वो कहता है कि इसका एक सस्टेनेबल मेथड वो यूज़ होना चाहिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो पेस्टिसाइड है ये वो लोग यूज़ करें जो प्रोफेशनल यूज़र्स हैं, यानी कि कोई भी जाके पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि हमने स्प्रे कहाँ करना है, कहाँ पे इसको यूज़ करना है, और वो इसको यूज़ करना शुरू हो जाए, तो वो कहते हैं कि ये प्रोफेशनल्स ही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, वो कहता है कि फिर आप सपोर्ट करें इस्टेब्लिशमेंट किस चीज़ की, आईपीएम के रूल्स की, ठीक है, उनकी कंडीशंस को अप्लाई करें। आईपीएम को अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आपके पास बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो कहते हैं आप ही इंश्योर करें कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो और इसकी इम्प्लीकेशंस हो विद इन द क्रॉप्स। अच्छा, और उसके अलावा वो कहता है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं आईपीएम के वो तमाम जितने भी प्रोफेशनल यूज़र्स हैं उनके पर अब इम्प्लीमेंट किए गए थे, 1 जनवरी 2014 से ये इम्प्लीमेंटेड है। तो वो कहते हैं कि तमाम लोग जो इसके बाद से इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो उन तमाम के ऊपर इसके जनरल प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा वो कहते हैं कि हम इनक्रेज करें प्रोफेशनल यूज़र को कि वो
या सेक्टर वाइज जो आपके गाइडलाइंस है, या क्रॉप वाइज जितने भी गाइडलाइंस है आईपीएम के, उनको वॉलेंटरली बेस पे यानी अपनी मर्ज़ी से, यानी आप उनके ऊपर फोर्स ना करें, वो खुद इस चीज़ को फॉलो करें वॉलेंटरली। क्रॉप के वाइज या सेक्टर के हवाले से जितनी भी गाइडलाइंस आईपीएम ने दी हैं, ठीक है, वो खुद उसको वॉलेंटरली फॉलो अप करें। अब प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 जो है वो कहता है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट टॉलरेंट कल्टीवार और स्टैंडर्ड सर्टिफाइड सीड और प्लांटिंग मटेरियल। वो कहते हैं कि आप रेजिस्टेंट या टॉलरेंट जो कल्टीवार्स हैं वो यूज़ करें, जिसको मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया होता है, ठीक है, और अगर उनके ऊपर पेस्ट अटैक कर दे तो भी उनको कुछ नहीं कर सकता उनका, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप ही चेंज किया गया होता है। या आप उन सीड्स को यूज़ करें जो सर्टिफाइड हो, जिसने गवर्नमेंट ने, जिसको आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें सर्टिफाइड किया, और प्लांटिंग मटेरियल भी वही यूज़ करें। फिर आप उन कल्टीवार्स को यूज़ करें, उन कल्टीवेशंस को यूज़ करें जो कि उस लोकल कंडीशन पे फिट बैठती हूँ। ऐसा ना हो कि उसको वो इस लोकल कंडीशन पे ग्रो ही ना कर सके और आप उसको वहाँ पे ग्रो करवाने, ठीक है। जो आप रेजिस्टेंट यूज़ करते हैं वो किसी भी की डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक पेस्ट है आप उसके अगेंस्ट उसको आपने रेजिस्टेंट कर दिया, और हाईली क्वालिटी सर्टिफाइड मटेरियल यूज़ करें। अच्छा जी, फिर वो कहता है प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट ऑफ द की बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। जो आपके बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उनको सिर्फ ना सिर्फ प्रोटेक्ट करे बल्कि उनको एनहेंस भी करे, ठीक है। उनकी हर चीज़ का आपने उसकी रियरिंग करनी है, उसका हर तरह से उसका ख्याल रखना है। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले विद इन द क्रॉप फील्ड आपने क्या करना है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर आपने पेस्टिसाइड जो लेस, जिसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत कम है, उसकी सिलेक्शन करनी है। फिर आपने जो एप्लीकेशन टेक्निक है जिसमें रिड्यूस स्प्रे ड्रिफ्ट होता है, यानी कम स्प्रे पड़ती है, वो टेक्निक यूज़ करती है। ऐसा ना हो कि आपका जो स्प्रेइंग मटेरियल है वही ख़राब हो, उससे इतनी ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड निकल आए। फिर आपने ये भी नोट करना है कि किस टाइम पे हमने उसके ऊपर एप्लीकेशन करना है, टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन भी आपने नोट करना है। फिर आपने जब उसके ऊपर स्प्रे करना तो किस तरह करना है, एडजस्टेंट टू द क्रॉप फील्ड, यानी आपने फील्ड के एजेस के ऊपर उसको स्प्रे करना है। कंपनसेशन एरियाज़ पे स्प्रे करना है, इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जहाँ पे कंपनसेशन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, यानी जहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी लोकेलिटी का वो एरिया जहाँ पर जो है कंपनसेशन कम से कम हो, ठीक है, आपने वहाँ पर इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने अटेंशन देनी है उन चीज़ को जो कि हार्म करते हैं पोलिनेटर्स। आपको पता है पोलिनेटर्स कौन से होते हैं? वो जो मक्खियाँ होती हैं, पता है, वो आपकी पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, वहाँ पे गिरता है उनसे पोलन ग्रेन, तो वहाँ पे भी आपका प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई केमिकल मटीरियल या बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके इन पोलिनेटर्स को हार्म कर दे, तो वो उसका भी ख्याल रखना है। और आपने बायोटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है, यानी एक का लेवल ज़्यादा और एक का लेवल कम नहीं होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पास मेज़ रोटेशन देख सकते हैं, आपको मेज़ को रोटेट किया गया है मेज़ के साथ, सोयाबीन के साथ, सनफ्लावर और विंटर वीट के साथ, यानी रोटेशन रखी गई है, ठीक है। एक सीज़न में यानी उन्होंने मेज़ ग्रो किया है, फिर दूसरे सीज़न में उन्होंने सोयाबीन ग्रो किया है, फिर सनफ्लावर ग्रो किया है, विंटर वीट ग्रो किया है। वो ये इसलिए ग्रो किया है कि आपको पता है कि एक ही फील्ड में, मैंने आपको पता था कि जब एक दफ़ा अटैक हो जाए तो आप उस पर 2 साल तक कोई और क्रॉप मतलब उस 2 साल तक आप कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि लैंड इतने टाइम तक बेकार ना रहे, तो उसने उसकी रोटेशन कर दी है, सोयाबीन वहाँ पे ग्रो कर दी है। अब आपको पता है पहले वाले जो पेस्टिसाइड था वो सोयाबीन को तो क्या कहते हैं, इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये डिफरेंट ग्राफ्स दिखाए गए हैं जो उसमें मिले थे जो आपके VCR जो थे, जिसको हम वेस्टर्न कॉर्न रोटवॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये कैप्चर किए गए हैं, ये देख सकते हैं आपको कहाँ कितने मिले हैं। तो आपको ये सब में नहीं मिलेंगे, सिर्फ कि कुछ में मिले हैं, सब में ये मौजूद नहीं है, और ये मेज़ में है, ठीक है। तो ये उन्होंने आपको उसकी कुछ ग्राफ्स दिखाए हुए हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 ये था कि हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है उनको आपने मॉनिटर करना है, ठीक।